अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नमस्कार आरजू काजमी जी, आपको और आपकी पूरी आवाम को हमारी तरफ से जय हिंद। सर आज तो हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है, वैसे मुझे उसका बड़ा अफसोस है कि दुबई एयर शो में जिस तरीके से आपका जो फाइटर जेट था वो जिस तरह गिरा या क्रैश हुआ। और उस फाइटर जेट से भी ज्यादा मुझे जो अफसोस है वो मुझे उस इंसान का अफसोस है जो उस फाइटर जेट को उड़ा रहा था, यानी कि जो पायलट थे वो बाहर नहीं निकल पाए और उनकी भी जान गई है। बाकी तो जैसा हम अक्सर बात करते हैं कि भाई अगर इतने जहाज गिर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ले लेंगे। अगर पाकिस्तान के साथ कोई टेंशन बनी या जिस वक्त भी बात की जाती है तो कोई चीज भी जो है सर, जो मशीन है वो तो दोबारा आ जाती है लेकिन इंसान नहीं आता। और जाहिर है कई साल लगे होंगे उन पायलट को ये तमाम चीजें सीखने में, पढ़ने में और यहाँ तक पहुंचने में कि वो इस तरह से फाइटर जेट को उड़ा पाए। आप किस तरह देख रहे हैं सर इस एक्सीडेंट को? और साथ ही साथ कई लोग भारत से जो है वो ट्वीट भी कर रहे हैं और उनके ट्विटर को अगर मैं देखूं तो उनका ये कहना है कि जो एयर चीफ है उनको रिजाइन कर देना चाहिए। उन्होंने इस तरह की भी बातें लिखी हैं इंडिया से कि अब कि ये जो गलती है ये बेसिकली ये जो है वो एयरफोर्स की है और उनको रिजाइन करना चाहिए। ऐसे कैसे जो है वो ये वहां पर दुबई एयर शो में ये जो था फाइटर जेट वो इस तरह से क्रैश हुआ कि पूरी दुनिया ने देखा और उनका ख्याल, उन लोगों का ख्याल मैं बता रही हूँ, अपना नहीं, कि ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो है भारत के लिए हो गई। आप क्या कहेंगे? आरजू काजमी जी, आपका धन्यवाद कि आप अपनी संवेदनाएं हमारे उस पायलट के साथ रख रही हैं, जिस जाबाज फौजी ने अपनी जान दे दी। उसकी जान चली गई, कैसे भी ले लीजिए। मैं इसको एज्यूम करता हूं, आपके शो पर मैं इसे एज्यूम करता हूं कि आरजू काजमी अपनी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है इन संवेदनाओं को देने में। और ये संवेदनाएं हमारी पाकिस्तान के आवाम की हैं कि किसी भी तरह की किसी की भी जान जाती है, दुख की बात है और हमें उसमें साथ खड़ा होना चाहिए। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी आवाम का धन्यवाद करता हूं, ऑन अ एजम्पशन कि आप अपनी आवाम की तरफ से बोल रहे हैं। डेफिनेटली। आती है बात फाइटर जेट गिरने की, जो भी कह लीजिए एक्सीडेंट होने की। तो सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या ये जहाज गिरा या इसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ। ये मेरा अपना सोच है, एनालिसिस है कि ये एक एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि ये जहाज जब इस तरह के एयर शोज में स्टंट्स करते हैं, द वर्ड इज स्टंट्स, वो स्टंट्स जो होते हैं उस मशीन की काबिलियत से कुछ आगे होते हैं। अगर उस मशीन की काबिलियत है, बाई चांस एक एग्जांपल दे रहा हूं, कि वो 700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चले, तो उस समय वो पायलट उस मशीन को मैक्सिमम पर चलाकर कोशिश ये करता है कि वो 710 पर चले, 720 पर चले, कि ये है कैपेसिटी। इसी तरह जो इंसान की, उस पायलट की कैपेसिटी है, अगर उस पायलट की कैपेसिटी को अगर 10 के फिगर पर आंका जाए तो वो अपना 10 आउट ऑफ 10 नहीं देना चाहता, वो 10 आउट ऑफ 11 देना चाहता है। मतलब 11 आउट ऑफ 10, मतलब जो मैक्सिमम ह्यूमनली पॉसिबल है उससे कुछ बढ़कर। इसी को स्टंट कहते हैं। और मैं आपको एज अ फौजी बता सकता हूं, इसी को हम एडवेंचर भी कहते हैं। गलत है सही है की बात नहीं हो रही, इसको हम एडवेंचर भी कहते हैं कि यू टेस्ट योर सेल्फ बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट्स, इज कॉल्ड एज एडवेंचर। क्या आपको मालूम है देयर इज अ रिस्क? आपको मालूम है आप पहाड़ चढ़ने जा रहे हो, एवरेस्ट चढ़ने जा रहे हो। अब एवरेस्ट चढ़ते में कईयों का जो एक्सीडेंट हुआ वो यही हुआ कि वही पैर स्लिप हो गया, गिर गए, तूफान आ गया, घिर गए, उसमें स्लिप हो गए, वगैरह वगैरह। सो जब एक फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें और इस तरह के एयर शो में, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये भी कह पाऊंगा, प्रूव कर पाऊंगा, ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी एयर शो में कोई जहाज गिरा है, का एक्सीडेंट हुआ है। इससे पहले दसियों बार हुआ है। और मैं आपको आज फिर एक बात आगे ले जा रहा हूं, भगवान ना करे, भगवान करे मैं जो कुछ बोलने वाला हूं वो गलत हो जाए। इस तरह के एक्सीडेंट आप कभी रोक भी नहीं पाएंगे। एक्सीडेंट होना अपने आप में इस बात को आप प्रूफ होता है
कि इट वाज बियॉन्ड द नॉर्मल कंट्रोल, चाहे वो कंट्रोल ऑफ मशीन बोल लीजिए, कंट्रोल ऑफ पायलट ट्रेनिंग बोल दीजिए, जो भी मर्जी आए बोल। इस तरह के एक्सीडेंट आगे भी होंगे दुनिया में। सो दिस इज नॉट दी ओनली एक्सेप्शन। अब आगे बात तेजस की, क्योंकि तेजस गिरा है तो ऑब्वियस बात है हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैं ये भी कह पाऊंगा कि सेकेंड टाइम अपनी पूरी फ्लाइंग करियर में एक सेकेंड तेजस गिरा है। पहले वाले में पायलट इजेक्ट कर पाया था, वो बच गया था, इस बार वाले में वो नहीं हो पाया। एपी सर के रिजाइन की बात हम लास्ट में करेंगे। मैं आपको पहले ये जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपने इसकी फुटेज देखी हो तो आप देखेंगे कि ये जहाज, पहली बात तो यही जहाज नहीं, सारे जहाज जब इस तरह के एयर शो में होते हैं तो जनरली ये लो ऑल्टीट्यूड पर काम करते हैं। मतलब अगर उसका नॉर्मल चलने का तरीका सपोज कर लेते हैं 5 किलोमीटर है जमीन से ऊपर, तो ये 1 किलोमीटर से भी नीचे उड़कर दिखाते हैं सो दैट आपको दिख जाए। एक एम ये भी होता है ना एयर शो में, क्योंकि आपको दिखना भी है। तो ये जो स्टंट्स किए जाते हैं, जो मैन्यूवर्स किए जाते हैं, ये मैन्यूवर्स में आप वो वाले रिस्क लेते हो जो नॉर्मली आपकी सेफ्टी लिमिट से कुछ एक्स्ट्रा है। सो ये जहाज जो उड़ रहा था और जब इसने ये एक स्टंट ऑब्लिक मैनोवर किया कि वो ऊपर से नीचे की तरफ आया, आई एम श्योर अबाउट इट कि वो स्टंट उसमें ये होता है कि आप इतना नीचे तक लाते हैं जमीन के नजदीक से नजदीक और फिर अपने आप को एकदम से ऊपर उठाकर ले जाते हैं। ये आपको उस जहाज की काबिलियत एक तरह से प्रूव होती है कि उसका थ्रस्ट इतना बढ़िया है कि वो अपने आप को ऊपर खींच लेता है। सो ऐसे समय में अगर कोई सेफ्टी लिमिट्स की बात करे कि जी जमीन से 100 फीट ऊपर से आप उसको ऊपर लेते हैं, अब होता यही है कि उस स्पीड पर, एक तो उस जहाज की स्पीड, जहाज के वेट के हिसाब से ग्रेविटेशनल पुल, ये सारी चीजें अगर आप कैलकुलेट करें तो वो स्पीड जो होती है वो नॉर्मल अगर 700 की उसकी काबिलियत है तो मे बी वो 800 किलोमीटर प्रति घंटा के उससे हो जाता है। और उसके बाद उसने अपने आप को उठाना है ऊपर, जो मैनोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मेरे को जो विजिबल दिखता है कि वो नीचे तो आया, लेकिन जब तक अपने आप को वो ऊपर उठाता तब तक वो जमीन के साथ मिल गया। अब इसके 2-3 रीजन, क्योंकि एक्सीडेंट है तो इसके 2-3 रीजन यही हो सकते हैं। या तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मशीन पार्ट उसका फेल हुआ जिस वजह से वो अपने आप को मैनोवर नहीं कर पाया। फिर भी ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डाउट दूंगा कि ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि पायलट का वो सो कॉल्ड एरर हो कि वो स्प्लिट सेकेंड अपने आप में उसको जहाज को नहीं उठा पाया। हालांकि वो इस तरह की प्रैक्टिस हमेशा करता रहा होगा, ये पहली बार तो करता नहीं है। और मेरा अपना आकलन ये है कि पायलट एरर इसमें होना शायद थोड़ा कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर पायलट एरर नीचे जाकर उठाने में आती है तो वो अपने आप को इजेक्ट कर लेता है, क्योंकि इजेक्शन का जो स्प्लिट सेकेंड टाइमिंग है वो यही है। तो इसका मतलब ये दिखाता है कि ही मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं नीचे जा रहा हूं, और नीचे जाते में जब उसको उठाना था और वो जहाज नहीं उठ पाया और उसका रिएक्शन टाइम इतना कम था कि वो अपना इजेक्शन बटन भी ऑन नहीं कर पाया कि उसकी सीट इजेक्ट हो जाती और शायद वो बच जाता। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ह्यूमन एरर को थोड़ा सा कम वेटेज दे रहा हूं, क्योंकि अगर ह्यूमन एरर होता है और बंदे को दिख जाता है कि जी मैंने कुछ गलत कर दिया, तो वो कम से कम इजेक्ट कर जाता है। सो एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट, इट शुड बी ट्रीटेड एज एक्सीडेंट। इसके इम्प्लीकेशन हम डिस्कस कर सकते हैं, एक अलग बात है। बट अब आती है बात कि एपी सिंह जी जो है वो रिजाइन करें, ऐसा आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया में चला, कहाँ नहीं चला। मुझे एक जगह दुनिया की किसी एक आर्मी में इस तरह का पैरेलल दिखा दीजिए कि किसी कंट्री का कोई जहाज गिरा हो या एक्सीडेंट हुआ हो, मैं तो दोनों के लिए कह रहा हूं, और उसके चीफ ने रिजाइन किया हो। एक कहीं दिखा दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर ये एनोलॉजी हम लगाएं तो फिर ये एनोलॉजी हर जगह लगनी चाहिए। ये एनोलॉजी अगर सड़क पर एक्सीडेंट होता है
तो फिर तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए, कहीं पर भी हो। होम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए अगर देश में कहीं कोई किसी भी तरह की वारदात में कोई मारा जाता है। मैं वर्ल्ड ओवर की बात कर रहा हूं, मतलब एज अ ह्यूमैनिटेरियन बात कर रहा हूं आपके साथ, कि एज ह्यूमन बीइंग जहां आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं। या फिर एक मॉरल हाई जिसको हम बोलते हैं, कि मॉरल हाई बेसिस पर ये डिजर्व करता है ये वाला केस, कि यस एयर चीफ शुड रिजाइन, और ये डिजर्व करता है या नहीं आप जज बनिए, मैं आपके सामने डालता हूं। ये जहाज HAL का बना है, ये HAL डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था, तो इसमें आर्मी सॉरी एयर चीफ बीच में कैसे आ गया? हाउ कम? भाई देखिए, लेकिन सर, हाँ बोलिए। लेकिन सर ये तो आपके यहाँ के लोग कह रहे हैं ना, पाकिस्तान के लोग थोड़ी कह रहे हैं। ये तो भारत से जो आ रहे कह रहे हैं, वो बार बार रेजिग्नेशन की बात कुछ लोगों ने की है, और कई आईडीज तो ऐसी हैं जिन्हें हम फेक आईडी भी नहीं कह सकते, ओरिजिनल आईडी से बात की नहीं नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूं इस तरह की जो सो कॉल्ड बेहुदा सेंसलेस बात कोई भी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियंस नहीं कर सकते और सिर्फ पाकिस्तान कर सकते हैं। मैं उस पार्टी का नहीं हूं कि सिर्फ पाकिस्तानी ही ऐसा कहेंगे। लेकिन मैंने आपको इसीलिए पहले क्या कहा कि दुनिया में कहीं कोई इस तरह का पैरेलल है, कोई प्रेसिडेंस है, कहीं कोई ऐसी मॉरल वैल्यू है कि किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट, फिर तो आप जहाज पे मत लीजिए ना, फिर तो सब तरह के आइटम्स पर लीजिए। मैंने इसीलिए रोड एक्सीडेंट भी बता दिया, ट्रेन एक्सीडेंट भी बता दिया, कोई भी एक्सीडेंट ले लीजिए। देखिए, जब हम वर्ड बोलते हैं ना एक्सीडेंट, दैट मीन्स उसके पीछे कोई शायद कॉन्स्पिरेसी नहीं है, क्योंकि अगर उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी होती है देन इट इज नो मोर एक्सीडेंट, फिर तो वो प्लान्ड है और उसको आप कवर अप कर रहे हैं, जो भी कह लीजिए। सो ऐसे में मैं मानता हूं कि अगर AP सिंह कवर कर रहे होते तो बात समझ में आती है। एक जहाज जो एक दूसरे कंट्री में शो कर रहा है और वो भी एक स्टंट शो कर रहा है, आई डोंट थिंक लॉजिकली कि किसी भी चीफ का उसके ऊपर रेजिग्नेशन लेना ठीक होगा। क्योंकि अगर यही एनोलॉजी, अब मैं थोड़ा गलत तरीके से बोलूंगा तो जल्दी समझ आएगी लोगों को, अगर यही एनोलॉजी में लगाऊं कि बलूच ने, TTP ने, अफगानिस्तान बॉर्डर पर कोई भी अगर आदमी मारा जाएगा तो क्या मुनीर साहब रिजाइन करेंगे? एनोलॉजी तो सेम ही हुई ना, रीजनिंग तो हम सेम लगा रहे हैं। तो फिर तो अब तक आपके मेरे ख्याल 25-30 क्या आपके 58 लोग मारे गए, 58 टाइम्स चीफ बदल जाना चाहिए था। ऐसे तो रोजाना हर घंटे के हिसाब से चीफ बदलेंगे अगर एक्सीडेंट्स के ऊपर अगर हम बात करें। सो आपका शो आई एम श्योर वो लोग भी देख पा रहे होंगे जो इंडिया में इस तरह की बात कर रहे हैं। आई कैन ओनली से आई कैन फील सॉरी फॉर देम कि आपकी मेंटालिटी इतनी छोटी है कि आप इस तरह की बात सोच रहे हैं कि एक एक्सीडेंट, उन्होंने आपकी तरह ये क्यों नहीं बोला कि हमारी संवेदनाएं हैं कि वो पायलट मारा गया, वो क्यों नहीं बोला उन्होंने, वहां इंसानियत क्यों नहीं आई? सो अपने आप में ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि मैं उनकी साइड लूं, लेकिन मैं फिर भी उनकी साइड लेकर ये कह सकता हूं, मुझे उन पर बड़ा दुख है मेरे लिए कि वो बेचारे, उनमें ये दिमाग ही नहीं है या वो इतने ज्यादा ट्यून्ड हैं एंटी सिस्टम के कि हर चीज में सिस्टम को डाउन करना है। उन्होंने ये नहीं देखना है कि क्या लॉस हुआ, क्या एक्सीडेंट हुआ, किसका क्या हुआ। और बाय द वे इंडिया हैज गॉट अ वेरी गुड रेपुटेशन कि इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद हम इस चीज को ओपनली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ला पाते हैं गलती कहां थी। ये हमारा एक बड़ा यूनिक सा सिस्टम है कि इस तरह की चीजों में बड़े निष्पक्ष होकर हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि यस गलती थी तो थी, क्योंकि उसमें भी वो ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर और ये सब कुछ होता है, तो वो पैरामीटर्स दिखाएगा कहाँ कोई एरर हुई, लास्ट सेकंड का अगर पायलट ने कुछ बोला नहीं बोला, ये सारी बातें आएंगी। सो इस तरह की डिमांड करना कि एक एयर चीफ रिजाइन कर लें, तो या तो उन लोगों की कोई पर्सनल रंजिश है एयर चीफ के साथ, या उनकी उन्हें शक्ल पसंद नहीं है, या उन्होंने एक बात का सिर्फ बतंगड़ बनाना है।
ऐसे ही है सर, लेकिन सर जाहिर है कि सबको इस वक्त जो है वो इंतजार करना चाहिए कि अभी रिपोर्ट आएगी पूरी इस एक्सीडेंट के ऊपर या इस क्रैश के ऊपर, उसके ऊपर फिर उसके बाद बात की जाए। लेकिन सर एक चीज जरूर है कि आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, लेकिन मेरी अक्सर ऑडियंस जानती है कि मैं बॉलीवुड मूवीज बहुत देखा करती हूँ। तो सर एक हाँ, मूवी आई थी सर, रंग दे बसंती। आई डोंट नो आपने देखी आई है नो, या नहीं। जी। तो सर उसमें भी यही दिखाया था कि फाइटर जेट था और वो पायलट जो थे वो उनसे वो प्लेन क्रैश हुआ था, तो बताया ये गया था कि पुर्जे पुराने थे और सही से मेंटेनेंस नहीं थी। क्या यहाँ पर भी हम सिर्फ उसको ही ब्लेम करते सुनेंगे जिस बेचारे की जान चली गई, या इन इन पॉइंट्स के ऊपर भी देखा जाएगा कि कहीं क्राफ्ट के या जो एयरक्राफ्ट था या जो फाइटर जेट था उसके अंदर सर लीकेज की भी एक खबर आई थी, अगर आपको याद हो, कोई 2 दिन पहले ये भी कहा गया था कि ऑयल लीकेज का कुछ कहा गया था। तो सर इस तरफ भी देखा जाएगा, इसलिए कि मेरे लिए तो हमेशा इंसान ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई दूसरी चीज नहीं। क्योंकि आप फाइटर जेट का क्या, आप लोग फिर बना लेंगे, ले लेंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो इंसान वापस नहीं आएगा जिसकी जान गई है। तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस पूरे एक्सीडेंट में। अगर मुझे किसी से कोई हमदर्दी है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उस इंसान से जिस बेचारे की जान गई। तो सर क्या फाइटर जेट के अंदर भी वो लीकेज की जो न्यूज आ रही थी या किसी किस्म की कोई, आप समझते हैं कि कोई पुर्जे वुर्जे जो जैसे रंग दे बसंती में कहा गया था, कोई इस किस्म की चीज हुई होगी? बाय द वे, क्योंकि आप मूवीज ज्यादा देखती हैं और मैं बहुत कम देखता हूं, तो इसलिए हमारे बीच में एक बड़ा अच्छा सा बैलेंस है। वो मूवी बनी थी बेसिकली कि हमारे जो ओल्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनको हम फ्लाइंग कॉफिन्स बोला करते थे, हम्म। क्योंकि वो अपनी सर्विस सीलिंग से 10-20 साल नहीं, 40 साल एक्सीड कर चुके थे, 50 साल एक्सीड कर चुके थे। तो ऑब्वियस बात थी कि उसको रिप्लेस नहीं हो, और उसी से रिलेटेड वो मूवी का बेसिक एम यही था कि इन फ्लाइंग कॉफिन्स को बंद करो, क्योंकि ये, जैसे आपने बोला है, कि ये हमारे पायलट्स को खा रहा है। जहाज गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं, बट हमारा पायलट खा जाना, ये उस फैमिली के लिए, उस घर के लिए, उस बच्चे के लिए, उस माँ के लिए, उस बीबी के लिए, उस बहन के लिए, ये एक बहुत सर इवन लाइफ कंट्री लॉन्ग। के लिए भी, सर इवन कंट्री के लिए भी नुकसान। देखिए, होता क्या है ना, कंट्री बड़ी जल्दी भूल जाती है, ये बात हमें माननी पड़ेगी हम्म। कि अनफॉर्चुनेटली आज अगर हम दोनों मिलकर बात करें कि 71 वॉर में एग्जैक्टली पाकिस्तान के कितने लोग मारे गए, इंडिया के कितने लोग मारे गए, किसी को याद नहीं है। आप उतनी दूर क्यों जा रहे हो? मैं तो कारगिल वाला हूं, इसलिए मैं कह सकता हूँ कारगिल का लोगों को डाउटफुल रहता है। मैं जब कहता हूँ 527, तो कई लोग बोलते हैं नहीं, हजारों लोग। तो इस तरह के डाउट रखना, मतलब इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, मैं कंट्री इसलिए नहीं बोल रहा, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो जो आप फ्लाइंग कॉफिन्स की बात कर रहे हो, तो उसमें जो आपने बोला ना पुर्जे, वो पुर्जे ही नहीं, वो पूरा का पूरा जहाज अपने आप में ओल्ड है। और वो मूवी बेसिकली कन्वे ये कर रही थी कि आप अपनी कंट्री के इकोनॉमी के लिए, अपने डिफेंस के लिए, या तो अफोर्ड करें कि नया जहाज लें, लेकिन ये जो लाइफ से एक्सटेंडेड लाइफ को भी एक्सटेंड कर कर उस जहाज को यूज कर रहे हैं, तो व्हाट इज द कॉस्ट? द कॉस्ट इज द पायलट, जैसा आपने कहा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मैं उस मूवी को आपके सामने ये इसलिए ला पा रहा हूं क्योंकि उस समय भी ये काफी बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी कि कन्वे क्या करना चाहते हैं। तो कन्वे ये करना चाह रही थी उस समय वो मूवी कि सरकार को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इन फ्लाइंग कॉफिन्स को बंद करना चाहिए, जो कि काफी देर बाद हुआ। उसके रीजन चाहे कुछ भी। अब आगे बात जो आपने कहा है कि ऑयल लीक हुआ है, ऐसा एक ऑफिशियल रिपोर्ट में आया है जो इन्वेस्टिगेशन करी गई थी वहीं पर आपके एयर शो के साइट पर, कि वो एक्चुअली ऑयल लीक नहीं था, दैट वाज दी वाटर लीक, दैट एसी का जो वाटर लीक है। क्योंकि तेजस एयरक्राफ्ट में एक दो चीजें ऐसी भी हैं जो कि अपने आप, देयर इज अ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। अब वो वाटर डिस्चार्ज ऐसे गिरना नहीं चाहिए नॉर्मल, कहीं ना कोई टेक्निकल एरर है, मैं मानता हूं इसमें, बट दैट वाज नॉट अ ऑयल लीक। बिकॉज आप भी को मानना पड़ेगा, किसी भी तरह का अगर ऑयल और फ्यूल लीक होता तो उस जहाज की जो हीट जनरेटेड होती है उससे वो आग पकड़ लेता। बट दिस वाज अ वाटर, क्योंकि तेजस जहाज में एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी ये भी है
कि ये इसके अंदर एक छोटा सा मिनी प्लांट लगा हुआ है जो ऑक्सीजन भी क्रिएट करता है, सेल्फ जनरेट करता है, मतलब उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब वो सिलेंडर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। देयर इज ऑलरेडी अ सिस्टम, जो जहाज जितनी देर, जैसे हम लोग अपना गाड़ी में एसी चलाते हैं तो वैसे ही उसका वो ऑक्सीजन सिस्टम चलता है। सो डिस्चार्ज ऑफ वाटर डिड टेक प्लेस, नहीं होना चाहिए था, एज अ लेमैन मैं भी कहूंगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जहाज हवा में चल रहा है, टप 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 पानी गिरता जा रहा है हर जगह, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। सो देयर मस्ट हैव बीन सम प्रॉब्लम विद दैट स्टोरेज, जहां वो पानी स्टोर होता है। इट इज एग्जैक्टली समथिंग लाइक एयरलाइंस वगैरह में अगर आप देखें तो वो जो लेबोरेटरीज होती हैं उसका जो है सारा सिस्टम ऐसा तो है नहीं कि पानी गिरता जाएगा पूरे रास्ते, it is to be cleaned once it lands. So same is the case for Tejas, but मैं मानता हूं इस बात को, there must be some technical error on that, कि जिसके वजह से वो टैंक जो है उसमें से वो पानी लीक कर रहा था। It was not a oil leak. बिल्कुल सही, लेकिन खैर सर शुरू में तो यहाँ पे यही बात की जा रही थी कि ऑयल लीक की हमने हर जगह पढ़ी या सुनी, लेकिन जैसे आपने बताया तो जाहिर है कई चीजें जो बाद में जो है पता लगती हैं कि असल बात क्या थी। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि आइंदा कभी इस तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो। जैसा आप तो कह रहे हैं कि हो सकते हैं, लेकिन आई विश के कभी ना हो, किसी की जान ना जाए। और इससे सीखें लोग, इससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि आप अगर स्टंट दिखा भी रहे हैं तो आप उस लेवल तक ना जाएं जहां पर कि आपको ऐसा लगे कि आप दोबारा उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे या के लिए जो उस क्राफ्ट को दोबारा उठा नहीं पाएंगे। शायद ये चीज इनके जो टीचर्स या इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनको भी इन्हें बतानी चाहिए, बजाय इसके कि उनको और ये बोलने के नहीं नहीं आप आखिरी हद तक जाएं। आखिरी हद तक सर नहीं जाना चाहिए। जुनून उस पायलट का, क्योंकि यू नो ही इज वन ऑफ दोस टेस्ट पायलट टाइप्स जो पायलट्स के अगर लेवल्स ले, मास्टर ग्रीन ले लें, अब उसके आगे जो बंदा होता है ना वो होता है हु टेस्ट दी कैपेसिटी के और कितना। आपकी गाड़ी जो है उसमें 240 की स्पीड होती है, ना आपने कभी चलाई ना मैंने कभी चलाई, लेकिन जब वो गाड़ी बन रही थी और उसका वो जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है उसने उस गाड़ी को कुछ उन स्पीड्स पर चलाया है, उन स्पीड्स पर चला के ब्रेक लगाया है, टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। आपको आदत होगी, मेरे को आदत होगी बहुत ज्यादा होगी, 100 पर चलाकर ब्रेक मारेंगे, 120 पर चला लेंगे, आजकल के हमारे जो एक्सप्रेस वे हैं, ठीक है ना, लोग उसमें भी एडवेंचर कर लेते हैं, 140 पे चला लेते हैं, बट 200 पे कोई नहीं चला पाता। लेकिन उस गाड़ी का जो टेस्टिंग किया जाता है वो एक मैक्सिमम स्पीड से आगे ले जाकर टेस्ट किया जाता है। सो सेम गोज फॉर जहाज। और बाय द वे मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मैंने जब कहा था कि आगे भी होंगे तो उससे पहले मैंने कहा था कि भगवान ना करे कि मैं जो बोलने वाला हूं वो सही हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आंख बंद कर लेने से सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इस तरह एक्सीडेंट का मतलब ही यही है कि इस पॉसिबिलिटी को कभी आप ओवर रूल नहीं कर सकते, और अगर आप एक्सीडेंट को ओवर रूल नहीं कर सकते तो समझदार आदमी प्रिकॉशन लेता है, जैसा आपने कहा। अगर मेरे पास हाईवे की स्पीड लेड आउट है 120 किलोमीटर, तो मैं 125 क्यों चलाऊं, 110 क्यों ना चलाऊं, 100 क्यों ना चलाऊं। वो जो आप बता रही हैं कि मैक्सिमम, लेकिन होता अनफॉर्चुनेटली यही है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उस आदमी में, उस पायलट में, उस ड्राइवर में एक जुनून पैदा होता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूं। आपको भी मालूम है एक गाड़ी को अगर आप 120 की स्पीड पे टर्न करेंगी तो ओवरटर्न हो सकती है, आप और मैं अगर बात करें। लेकिन वो जो टेस्ट पायलट्स होते हैं वो यही जो मैंने कहा ना, वो नीचे आकर जो ऊपर जा रहा था वो नीचे आते में ही वो जमीन में मिलता चला गया, और मिलते चले हुए जब उसने उसको अपने आप को एक थर्ड मारा होगा जमीन के साथ, एंड दैट इज वेयर इट बस्ट। सो इस तरह का होना नहीं चाहिए, ये जरूर मैं चाहूंगा, बट वेल दिस इज व्हाट एडवेंचर इज ऑल अबाउट। बिल्कुल सर, लेकिन सर जैसे मैंने कहा कि जो उनके सीनियर्स हैं उनको भी उन्हें बताना चाहिए कि आपने आखिरी हद तक नहीं जाना, और दूसरा एक सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम ह्यूमन एरर पे डालकर
और इससे बचना नहीं चाहिए, वरना इस तरह के हादसे आगे भी होंगे। अगर हमने मतलब आप लोगों ने अगर या किसी ने भी बचने की कोशिश की कि बस ठीक है ह्यूमन एरर हो गया, उसके बाद ठीक है सब पायलट के ऊपर डाल दो और अपनी कोई गलती नहीं, अपने अपने जो फाइटर जेट है उसका कोई मसला नहीं, तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना हो फाइटर जेट में, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से जब तक रिपोर्ट तैयार ना हो और उसके बाद जो कुछ है, अगर फाइटर जेट जो है उसका ही प्रॉब्लम था तो उसको भी देखा जाए। सिर्फ पायलट को कहकर सर फिर आगे इस तरह के जो हादसे उससे बचा नहीं जा सकेगा। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच आरजू जी, आपने अपने शो में हमें अलाउ किया। जय हिंद, थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू सर।